गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर निर्मला सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी होम साइंस डिपार्टमेंट, ज्वाला देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज से हूँ। आज हम लोग एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट आपका होम साइंस एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और चेंजिंग ट्रेंड्स इन सोसाइटी विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। इसमें जो सबसे पहले हम लोग के सामने आता है कि होम साइंस जो है वो क्या है। सबने आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अभी तक जितना भी आप लोग बीए करे, एमए करे, तो होम साइंस जो है वो आपके साथ साथ चला आ रहा है। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या समझा कि होम साइंस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों को ऐड करके होम साइंस आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन है। आर्ट एंड साइंस, लेकिन इसका जो बेसिक है वो है कि होम साइंस जो है वो दो शब्द से बना है, एक होम एंड साइंस। तो होम साइंस मतलब घर है और उसके जो हम लोग साइंस जुड़ा हुआ है कि टेक्निक्स जुड़ गई हैं उसके साथ, कि हम लोग का घर में जो भी काम होता है उसको हम किस तरह से टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके और टेक्निकली हम उसको कैसे हैंडल करते हैं और अपना जो भी काम है वो करते हैं। इसमें एक सिंपल से समझाने के लिए है कि जैसे घर, ठीक है, घर जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है भोजन जो हम खाते हैं, ठीक है, और फिर आता है वस्त्र जो हम पहनते हैं, और इसके बाद आता है परिवार जिसके साथ हम लोग पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। फिर आते हैं संसाधन। संसाधन क्या है? जो रिसोर्सेज हमारे पास, चाहे वो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों या ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो सारे रिसोर्सेज हम उसका उपयोग करते हैं। और होम साइंस में आप इन्हीं रिसोर्सेज को कितने अच्छी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं ये हम पढ़ते हैं। फिर आता है वातावरण, जो इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास का वातावरण, चाहे वो घर के अंदर का हो या बाहर का हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है दक्षता। दक्षता मतलब हम उसको कितनी अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, घर, भोजन, वस्त्र, परिवार, संसाधन, वातावरण और दक्षता, ये आपको ये बताती है। और ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग घर में करते हैं। और होम साइंस सब्जेक्ट जो है आपके इसी सारे से जुड़ा हुआ है कि पूरा, तो इसके जो है जितने भी काम हम लोगों के घर में होते हैं वो इस एक साइंटिफिक वे में, एक साइंटिफिक तरीके से, खाना सब खाते हैं लेकिन हम लोगों को पता होता है, होम साइंस में आपको बताया जाता है कि ये खाना जो हम खा रहे हैं वो हमको क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। कोई घर में बीमार पड़ता है तो उसकी हम भाई दवाई, डॉक्टर्स उसको दवा देते हैं, लेकिन दवा के साथ ऐसा नहीं है कि हम खाना बिल्कुल छोड़ दिया। ऑपरेशन के टाइम का वो आप उसको अलग कर दीजिए कि उस दिन नहीं खाना होता, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति ठीक होता जाता है तो हम लोगों को खाना खाना पड़ता है, हमको भोजन लेना ही पड़ता है। तो वो भी जो है कि किस रोग में हमको कौन से न्यूट्रिएंट्स निकालने पड़ते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको ऐड करने पड़ते हैं, ये इसमें आता है। कपड़े सब पहनते हैं तो ऐसा क्या हम लोग टेक्निकली में पढ़ते हैं कि जो जिस तरह का हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है और हमारा जो कलर है या जिस मौसम में पहनना है, तो उसमें हमको किस तरह के कपड़े हमको वियर करने चाहिए, कहाँ पर जा रहे हैं या हम किस फंक्शन में जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कपड़े का जो इसका रचनात्मक जो डिज़ाइंस है वो हम यूज़ करते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में आ रहे हो तो वही कपड़ा पहन के आ रहे हो और वही आप शादी में भी चले जा रहे हो। वहाँ का ड्रेस अलग है, कॉलेज का ड्रेस अलग है और घर का ड्रेस अलग है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हर व्यक्ति या हर सब्जेक्ट में आपको नहीं बताया जाता। किसी भी सब्जेक्ट में आप एक फील्ड पर जाते हो, लेकिन हमारा होम साइंस सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपके पूरे टाइम बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, क्योंकि वो हमारे प्रतिदिन के काम में आता है। क्योंकि कपड़ा, भाई 3 जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान है, ये हमें वो, चाहे वो व्यक्ति होम साइंस पढ़ा हो
या ना पढ़ा हो लेकिन उसको उसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर फैमिली में रहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हमें, अब फैमिली में आपके ओल्ड एज के भी होंगे, आपके मदर फादर हैं, आपके भाई बहन हैं, तो इनकी आवश्यकताएं जो हैं वो भी फुलफिलमेंट होती हैं घर में। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़े हो तो वुमेंस के लिए क्यों ये ज़रूरी है कि आप ठीक है कोई नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये पता है कि अगर घर में छोटा बच्चा है या स्कूल गोइंग है या एडोलेसेंट है या ओल्ड एज के लोग हैं, तो उनको किस तरह के खाना खाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उनको आराम, जो होम मैनेजमेंट में पढ़ते हो, टाइम, एनर्जी और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी हमारे सब इसी में आती है और उसको हम लोग साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं, जिससे कोई भी घर जो है वो अच्छी तरीके से चला पाए, परिवार अच्छे से चला पाए। फिर आता है आपका रिसोर्सेज। हम लोग रिसोर्सेज तो सबको पता ही है, नॉन ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि जैसे महिलाएं हैं तो एक ही, अगर एक व्यक्ति घर में काम करेगा तो वो क्या होगा, थक जाएगा, कहीं कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो थक जाएगा, तो उसको उसी को मैनेज करना है कि घर के प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ ऐसा काम लिया जाए जिससे उनका काम भी पूरा हो और एक ही व्यक्ति पर बर्डन ना आए। तो संसाधन का जितने भी हमारे पास, अब जैसे होम मैनेजमेंट का परिभाषा क्या है कि जितने हमारे पास संसाधन हैं उनका इतनी अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए कि जिससे घर में रहने वाले हर व्यक्ति की आवश्यकताएं लगभग पूरी हो जाए, ये भी संभव है, क्योंकि जैसे ही आपकी एक आवश्यकता पूरी होती है दूसरी कहीं से उठ के आपके सामने आ जाती है। तो हम पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन उसको संतुष्ट कर सकते हैं इन्हीं संसाधनों के उपयोग से। कि ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी का ड्रेस, किसी को शादी में जाना है या स्कूल में एडमिशन लिया है तो उसका ड्रेस बनेगा, वो उसकी कंपल्शन है, लेकिन और दूसरे ड्रेस बनना कंपल्शन नहीं है। तो जो आवश्यकता उनकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। तो यही संसाधन का उपयोग जो है, ये संसाधन को किस तरह से हम लोग मैनेज कर लें, ये गृह व्यवस्था में पढ़ते हम। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण। तो वातावरण दो तरीके से हमारे सामने आता है, एक घर का और एक हमारे बाहर का, जब हम बाहर निकलते हैं। तो इसको भी मैनेज करने के लिए कि घर में जितनी भी जो बच्चों को या जो घर में रहते हैं, ऐसा नहीं बाहर जाते हो आप तो जितना भी देर के लिए रहते हो उसके बाद आपको घर में आना होता है। तो जो बच्चों पर जो जितने आप लोग डेवलपमेंट्स पढ़े होंगे उन पर, सोशल डेवलपमेंट में बच्चों पर घर का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका भी फर्क जो है बच्चों पे पड़ता है। और नेक्स्ट है आपका दक्षता। दक्षता मतलब किस तरह से हम लोग उस पर कमांड हमारा हो जाता है। तो ये होम साइंस पढ़ के आप इतनी सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो और अपना घर हो या बाहर हो आप उसको अच्छी तरीके से चला सकते हो। आप नौकरी कर रहे हो तब भी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले महिलाएं बाहर नौकरी नहीं करती थी, लेकिन आवश्यकता को देखते देखते धीरे धीरे ऐसा एक समय आया जो बाहर निकल के पहले पढ़ाई भी नहीं करने मिलता था, फिर पढ़ने लगे और नौकरी करने लगे। तो जब वही महिला घर में भी काम कर रही है और बाहर भी कर रही है तो इसको मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें परफेक्शन लाने के लिए अगर आप होम साइंस पढ़े हैं तो आपको हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है, आप मैनेजमेंट में पूरा पढ़ते हो कि घर में कैसे मैनेज करें और बाहर कैसे मैनेज करें। तो ये जो आज का टॉपिक है इसमें होम साइंस को कैसे सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए कैसे टूल हम कैसे औजार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ये जो ट्रेंड्स जो बदल रहे हैं सोसाइटी में उसको मतलब जो महिलाओं का जो स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए होम साइंस कैसे उस पर इम्पैक्ट डालता है, ये हम लोग का आज का मेन टॉपिक है। इसको मैंने 4 कंटेंट में बांट दिया है, ठीक है, 5 में बांटा है। इसी के अंदर ही आपका ये टॉपिक पूरा कवर होगा। इसमें पहला है कि सोसाइटी डेवलपमेंट इन चेंजिंग सिनारियो। अभी जो इतना बदलाव आया है वो किस तरह से उसको हम लोग जैसे सामाजिक जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं कि पहले क्या होता था, पहले
घर में ही रहती थी महिलाएं, पढ़ने भी नहीं, वे 4-5 मान लीजिए 5th क्लास तक पढ़ाई हुई, 10th क्लास तक पढ़ाई, उसके बाद उनको घर बैठा दिया जाता। लेकिन जब कोई भी चीज़ की आवश्यकता हमारे सामने आती है, जब वो आवश्यकता बढ़ने लगती है, तभी वो नई चीज़ कोई हमारे सामने आती है। जब अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस बदलते समाज में महिलाएं भी उतना ही काम करने लगी जितना एक पुरुष करता है। इसका डिटेल जो है वो आगे होगा। फिर दूसरा है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेंड्स, कि ये जो बदलाव आता है, कोई जो बदलाव किया जाता है तो उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों ये बदलाव लाए जाते हैं। फिर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कि कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो इन ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं समाज में लाने के लिए। फिर है रोल ऑफ वुमेन इन चेंजिंग सोसाइटी, कि जो हमारा समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर अब हो गई है, कि अब आपको कहीं भी रोका नहीं जाता है, हमको काम करने के लिए छूट मिली है और पढ़ाई करने के लिए। पहले क्या होता था, जैसे मान लो जो जहाँ पे रह रहा है वहीं पर पढ़ने के लिए आपके घर के बगल में जो स्कूल है उसी में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसे धीरे धीरे जब सोसाइटी में चेंजेस आने लगे, लोग दूसरे प्रदेश में भेजने लगे, बाहर भेजने लगे, अब्रॉड भेजने लगे, तो इसलिए कि वो अच्छी शिक्षा लें और फिर अपना आगे कोई भी काम करें। भाई पैसे की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि एक्सटेंशन में भी आपने पढ़ा है कि मेन उद्देश्य क्या है एक्सटेंशन का, प्रसार शिक्षा का, कि हम लोग रहन सहन का स्तर जो है उसको ऊंचा उठाएं। तो जो काम कर रहे हैं यहाँ पे उनको किताबी शिक्षा नहीं देनी है, लेकिन उनको ऐसी शिक्षा देनी है जो उसमें अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छा बना सके और अच्छा कर सके। इसीलिए ये पूरा जो है एक्सटेंशन में कि अपने कार्य को करें और अपना रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाएं। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट होम साइंस एज अ टूल फॉर वुमेन इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड चेंजिंग ट्रेंड्स। ठीक, इसमें फर्स्ट है सोसाइटी डेवलपमेंट इन चेंजिंग सिनारियो। सोशोलॉजिस्ट ने जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि एज ए सोशोलॉजिस्ट डिफाइन द सोशल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग इनोवेशन प्रोसेस ट्रेंड टू इंक्रीज ऑन इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिकल एंड अदर एनवायरमेंटल कैपिटल इन द सोसाइटी एंड द नेशन, thereby improving the quality of life and well-being of every citizen। जब भी सामाजिक परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन क्यों होता है कि हमारी कुछ आवश्यकताएं ऐसी आती हैं जिसको जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए नए ट्रेंड्स बनते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आपको सामने आएगी तो वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसके लिए जो उसका फिलॉसफी है एक्सटेंशन की, कि सबसे पहले हम लोग क्या उनके एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हैं, फिर वो अपने बिहेवियर में लाते हैं और फिर जब उनके बिहेवियर में चेंज हो जाता है तो वो कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले लोगों के जो सोचने का तरीका है, जो समझने का तरीका है, उसमें बदलाव लाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आई तो, लेकिन हम तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो ये हम एक एग्जाम्पल लड़कियों के लिए लेते हैं क्योंकि हम लोग का मेन महिलाओं पर ही है कि वो कैसे जो हमारा समाज चेंज हो रहा है उसमें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े। पहले कहाँ जाने मिलता था, शाम कहीं बाहर भी गए तो शाम हुआ तो वो आपको वापस आना है। आज की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो रात की भी ड्यूटी कर रही हैं। आप अपना देखोगे चाहे दिल्ली या साउथ में, और यहाँ भी आप कभी पहले देखते थे कि शॉप्स में लड़कियाँ काम करती हैं, नहीं देखते थे, लेकिन आपके कानपुर में ही देखोगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स में लड़कियाँ काम करती हैं, औरतें काम करती हैं। स्टाफ नर्स भी रात में ड्यूटी करती हैं। तो अब उनके लिए ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि आया कोई भी सामाजिक परिवर्तन और तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। ये धीरे 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 इसको करने में लगभग 20 साल लगे, तब जाके अब हम लोगों के बीच में ऐसा आ गया है कि आप कहीं भी जाने के लिए फ्री हो। और तो ये सोसाइटी हम लोग का जो भी चीज़ें कोई भी सामने आती हैं, कोई ट्रेंड आता है, तो सबसे पहले जो आम आदमी है, सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करती है, तभी कोई भी काम जो है हम
आगे कर सकते हैं। ठीक है, और इस चेंजेस क्यों लाने पड़ते हैं? चेंजेस इसलिए लाने पड़ते हैं कि हम भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है कि एक आदमी कमाता है, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में सारे जितना भी मेंबर्स हैं सब कमाते हैं, इसलिए वो अपनी आवश्यकताएं ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर एक आदमी कमा रहा है, उसके पीछे 4 लोग खाने वाले हैं, तो हम अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसे बढ़ती है भाई, आप कैसे पता लगाते हो कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ किस लिविंग में ये जी रहा है, जो आपका अर्निंग सोर्सेज के हिसाब से है और कि वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। ठीक है, वर्किंग है नॉन वर्किंग है, लेकिन इसमें इसका मेन बेस जो है वो ये है कि जो लोग अपनी 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, नहीं ये तो है, लेकिन कुछ हमारे बेसिक्स हैं जो आधारभूत है उसको हमें पूरा करना ही है, उसमें आता है रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अब 3 नहीं रह गए हैं, शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 और जुड़ गए हैं। पहले 3 थे, लेकिन मनोरंजन का भी मेन नहीं, मनोरंजन अभी आवश्यकता में नहीं जुड़ा है। मनोरंजन है, लेकिन जब आपके पास पैसा बचेगा तब मनोरंजन है। अभी पहले तो 3 थे, रोटी कपड़ा मकान, अब जो है आपके साथ एजुकेशन माने शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 आपकी आवश्यकता में जुड़ गए हैं कि इसके लिए आपको पैसा कमाना ही है। फिर आपका आता है आरामदायक, कि जो हमें रिलैक्स करते हैं। तो आरामदायक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं कि भाई जो इस रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा के अलावा अब फिर मनोरंजन आ जाएगा और आपकी और सुविधाएं इसमें ऐड हो जाएंगी, जैसे कूलर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह एसी आ गया, तो ये सारी आवश्यकताएं इसमें जुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये आवश्यकताएं तो आपको जीने के लिए ज़रूर चाहिए, तो वो जो लोअर इनकम ग्रुप है किसी तरह से केवल अपना आवश्यकताएं पूरी करती हैं, तो इसलिए वो आरामदायक नहीं कर पाते, न विलासिता संबंधी कर पाते, इसलिए वो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेता है, फिर आरामदायक आवश्यकता पूरी कर लेता है, वो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। और फिर जो विलासिता संबंधी है, मान लीजिए हर कमरे में एसी, जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए गाड़ी और ये सारी चीज़ें, तो मतलब वो अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो अपना आराम से पूरा कर लेता है, तो वो हायर इनकम ग्रुप में आता है। तो आपकी बेसिक नीड्स जो पूरी हो रही हैं उसमें आपका लोअर इनकम ग्रुप आ गया, आरामदायक जो पूरा कर रहे हो मिडिल इनकम ग्रुप आ गया। इसमें भी मिडिल में 2 हैं, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। अपर मिडिल वो है कि जो विलासिता संबंधी आवश्यकताएं भी लगभग पूरी कर लेता है, वो अपर मिडिल में आता है। और बाकी आपकी हायर उसमें आपके जितनी भी आवश्यकता हैं वो अपना आराम से पूरा कर लेते हैं, वो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो इसमें जब हमारा सोसाइटी डेवलपमेंट होता है, और प्रसार शिक्षा में भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाएं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी उसके पूरा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में लगे हैं। वहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम है, तो इसलिए वो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। तो रहन सहन का स्तर नापने के लिए हमें जो व्यक्ति जितनी अधिक आवश्यकता पूरी कर लेता है उसके हिसाब से उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेंड्स। कि ट्रेंड जो है वो क्या होता है कि जो भी एक मापक बनाया जाता है, जो एक ट्रेंड बनाया जाता है वो कैसे आते हैं। इसमें द इनोवेटिव प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस हैव अ पर्टिकुलर और यूनिक स्टाइल और डिज़ाइन दैट सेट टू बी ट्रेंड। कि जब भी कोई नया इनोवेशन हुआ, और इनोवेशन कब होता है जब हमारी आवश्यकता या हमारी ज़रूरत होती है उस चीज़ की, ठीक है, तभी कोई नया ट्रेंड बनता है। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे समाज में सभी लोगों के बीच में फैल जाता है, तो वो हमारा ट्रेंड में आ जाता है कि ये चलन जो है वो चल रहा है।
फिर सिल्विया मैगनी का है हेड ऑफ सिविल सोसाइटी कम्युनिटीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 19 अगस्त 2050 में इन्होंने कहा है कि द मेजर चेंजेस विच एक्सेप्टेड इन सिविल सोसाइटी बिकम्स अ ट्रेंड, कि जब आम आदमी भी वो ट्रेंड अपना लेता है तो वो एक ट्रेंड में बदल जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ट्रेंड को इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में जाने के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है। द न्यू शेपिंग in pattern of socio-cultural, environmental and technological transformation is said to be changing trend। इसमें आता है इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन इन कम्युनिकेशन मीडिया। इनोवेशन में यही कि जैसे कोई भी चीज़ नई चीज़ आई, आपके नवीनीकरण आया, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का आया, तो ये जो समस्या होती है उसको उसका समाधान निकल के आता है और वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मान लो पहले बाल श्रम होते थे, ठीक है, तो अब लेकिन फिर उस पर क्या हुआ, विचार हुआ कि इनको पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो सर्व शिक्षा अभियान आया। तो उसमें हुआ कि सभी को पढ़ना जो है, ऐसा नहीं है कि केवल जो अमीर हैं या जो स्कूल जा सकते हैं उन्हीं के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। जितना भी लोग हैं समाज में वो हर व्यक्ति पढ़ने के लिए बाधित होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज़ नियम बनाया जाता है तो सरकार के द्वारा नियम बना दिया जाता है, फिर उस पर सज़ा रखी जाती है। नियम तो बहुत, लेकिन आप कोई भी नियम बन के आता है, देखो उसको इम्प्लीमेंटेशन होते होते जो है कितना टाइम लगता है। जैसे अभी इस रिसेंट का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कोरोना का टीका लगता है। आप अपने आसपास भी अभी देखो तो जितने जो पढ़े लिखे थे या जिन पर कंपल्शन है वो लोग तो लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप गांव में या ऐसी बस्तियों में जाओ तो वहाँ का हर व्यक्ति टीका नहीं लगवाए, क्योंकि उनका सोच जो है वो नहीं बदल पा रहा, उनका एटीट्यूड उसके प्रति, जब तक किसी भी काम के प्रति उनका पॉजिटिव नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब उसका जब ये आ जाएगा कि नहीं, इससे ये लगने से ये रोग नहीं होगा, क्योंकि अभी तो देखो कुछ अभी खोज हुई नहीं है पूरा कि पर्टिकुलर इसका वायरस क्या है या इसमें किस तरह से मतलब उतना कौन सा टीका लगेगा जिससे ये एकदम क्योर हो जाए, ये अभी नहीं है। तो कुछ लोग इसमें हैं कि अभी जब रिसर्च हुई नहीं तो हम ऐसा क्यों लगवाएं, पर ये भाई WHO तो ये नहीं कह रहा है कि आप लगवा लो तो आप एकदम इससे क्योर हो। 75% 85% हम क्योर हैं, तो हम ठीक है 85% ही 15% तो बचा, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं क्योर है। तो इसलिए अभी जब सोच में परिवर्तन आएगा तभी कोई नई चीज़ जो है वो समाज में एक्सेप्ट होती है। और ये इसका जो लोगों में चर्चा होती है या लोगों को कैसे समझाया जाए, उसके लिए मॉडर्नाइजेशन इन कम्युनिकेशन मीडिया एक बहुत अच्छा इसमें रोल अदा करता है किसी भी ट्रेंड को बढ़ाने के लिए। या आप देख ही रहे हो कि अभी मान लो जैसे कोरोना का ही ले लो एग्जाम्पल, आप अगर अपना मोबाइल खोलते हो, आप फ़ोन किसी का कॉल आता है उस पर भी पहले आप किसी को कॉल लगाते हो तो उस पर उसका एडवर्टीजमेंट आता है। इतना ज़्यादा ये फोकस क्यों किया जा रहा है कि आप कुछ भी आप बोलते हो, एक शब्द इसमें आया इम्यूनाइजेशन का, कि हम अपना इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको ये रोग नहीं हुआ, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको ये कोरोना जो है वो जल्दी इफेक्ट किया। या कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसके कारण वो इफेक्टिव हुए। तो आप जब मोबाइल आप यूट्यूब खोलते हैं उसमें कितने सारे आपके डिफरेंट टाइप्स के काढ़ा है, योगा है या उस तरह की दवाइयाँ हैं कि आप क्या करें कि हमारे में इम्यूनिटी पावर बढ़े। इसके लिए बहुत सारी ये मीडिया हमारा, तो ये जो बढ़ावा देने के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए है वो मीडिया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसी से लोगों के बीच में हम सारी बातें पहुंचा सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से मास मीडिया काम करता है, कैसे हम व्यक्तिगत संपर्क करके लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो आप अपने से इसमें देंगे।
फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड्स। अब ये आता है आपका कि प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ इनइक्वालिटी। महिलाओं को बढ़ाने के लिए ये जब असमानता आई, लैंगिक असमानता, तो उसमें यही देखा गया कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो इस पर जब दबाव बना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड में आया कि इनको भी हर जगह इनकी भी भागीदारी हो। जैसे पहले आप देखो कहीं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा आपका वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए इसीलिए रिलैक्सेशन भी मिला था हाँ, और आपका कोई भी एरिया ऐसा अब नहीं बचा है। इवन लड़ाकू विमान में भी आपने अभी पढ़ा होगा कि उसमें भी एक जो है पायलट लेडी जाएगी। पहले वो एकदम से प्रतिबंधित था कि जो लड़ाकू विमान है वो नहीं चला सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनको समानता लाने के लिए जब दबाव पड़ा तो उसके लिए ये चीज़ें लाई गई। फिर है डेमोक्रेटिक शिफ्ट्स अंडर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम। लोगों के ज़रूरत के हिसाब से बदलाव आता है, और बदलाव लाने के लिए आपको पॉलिटिकल जो सत्ता में रहते हैं लोग, वहाँ से कोई भी नियम या अधिनियम वहाँ बनता है, तब जाके समाज में वो आता है। और फिर उसको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जब नियम एक बार बन जाता है, जैसे 3 तलाक का, तो अब वो धीरे धीरे अब उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो बहुत विरोध हुआ कुछ, तो कोई भी नियम जब भी कहीं गवर्नमेंट लाती है तो उसमें पहले विरोध होता है, फिर धीरे धीरे समाज में एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो पूरी हमारा सोसाइटी, पूरा हमारा देश जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। फिर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एंड डिफरेंट सेक्टर्स, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सेक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, और फिर जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी उस पर अपना काम करते हैं। संस्थाएं ऐसी हैं जो उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। फिर रिलीजियस कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। संस्कृति में है कि कैसे जो उनके विचार, जो मूल्य, उनकी वैल्यू सारे हर धर्म में अलग अलग होती है। कोई भी काम हो, कोई भी आपका अगर आता है कोई ट्रेंड, तो वो अलग अलग संस्कृति, अलग उनके धर्म के हिसाब से वो एक सेटअप तैयार होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई भी एक चीज़ लागू करें तो वो सबके लिए एक जैसा हो। फिर वो अपनी, ऐसा कोई अपनी संस्कृति छोड़ता नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो उसी के हिसाब से कि थोड़ा भाई पर्दा प्रथा तो पहले हिंदुओं में भी थी, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे हटा कि महिलाएं बाहर आने लगी। तो वो धीरे, लेकिन टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, कोई भी नियम जब हमारे सामने आता है तो उसमें धीरे धीरे समय लगता है। लेकिन वो जब हर एक व्यक्ति समाज का, जैसे मान लीजिए हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जहाँ अपने मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति पहले समझता है, फिर दूसरा समझेगा, जब उसमें उसको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी। अब कितने लोग बच्चे, तुम लोग भी हो, जैसे बाहर से आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी उसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखी होंगी, तब ही कोई चीज़ को हम लोग अपनाते हैं। और पहले तो ये था कि आप जिस शहर में रह रहे हो, आप जो भी पढ़ना है आप पढ़ो, नहीं तो आप मत पढ़ो। लेकिन अब ऐसी ये सीमाएं जो हैं वो हट गई हैं, तो हर उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेंड्स, कि क्या ऐसी विशेषताएं हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ट्रेंड में। तो इसमें है कि ट्रेंड्स आर नॉट स्टेबल, चेंज विद सोसाइटी डेवलपमेंट इन स्टेजेस, कि स्टेबल नहीं होते। एक ट्रेंड का चलन आता है, कोई भी चलन आया, उसके बाद वो धीरे धीरे सारे लोग में फैलता है, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और फिर नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। उसमें है कि वेरी पॉपुलर व्हेन स्टार्ट एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जब पूरी सोसाइटी, आम जनता में इसमें लागू हो जाता है, तो वो आदमी के दिमाग से फिर उस पर आप प्रेशर नहीं डालते कि नहीं ये करना है, ये करना है। फिर जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो ये था कि हर व्यक्ति, घर का प्रत्येक सदस्य जो है वो पढ़ाई करेगा। तो लोग पहले स्कूल भेजने में बच्चों को नहीं भेजते थे, तो उसके लिए साथ साथ में क्या क्या काम करी सरकार ने कि उनको मिड डे मील स्टार्ट किया, उनको अनाज देना आरम्भ किया। गाँव में भाई बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल, तो ऐसी चीज़ें लाई गई कि
उनसे आकर्षित होकर बच्चे उसमें जाएं। तो जब सोसाइटी पूरा, अब देखिए अब गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, सब जा रहे। तो अब ये ट्रेंड में आ गया, ये ट्रेंड आ गया। अब नया ट्रेंड कुछ और भी आ सकता है। फिर है फॉल डाउन ग्रेजुअली। जब पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो धीरे धीरे वो ज़रूरत जो है वो ख़त्म होने लगती है। फिर नया चीज़ जो है हमारे सामने आता है। फिर रिजेक्टेड बाय एडवांसमेंट एंड कमिंग न्यू ट्रेंड्स। फिर उसके बाद नया, फिर जब सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर नया ट्रेंड्स जो है, नई आवश्यकता निकल के आती है और फिर उस पर काम होता है। और लास्ट है डिसॉल्विंग स्टेजेस, मतलब वो आम सारे लोगों में वो एक पूरा फैल जाता है। अब आता है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी डेवलपमेंट। अच्छा ये बंद हो गया है, राइट। ओके। इसमें यूएन वुमेन वॉच ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का है, इसको जानते हो तुम लोग? कौन सा? यूएन वुमेन वॉच ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत सरकार के साथ ऐसे प्रबुद्ध लोग, मतलब विद्वान लोग इसके साथ काम करते हैं। और ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो जेंडर इक्वलिटी है उस पर काम करते हैं और वही नियम बनाते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम होंगे जो हमारा जेंडर इक्वलिटी के लिए वो नियम बनाते हैं कि किस तरह से उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए। जैसे अभी उसने बताया ना कि 33% किया गया है, तो ये सारे नियम कानून जो है वो लोग वही बनाते हैं। और ये 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसमें इन्होंने कहा है कि वुमेन आर प्लेइंग अ की रोल इन सपोर्टिंग देयर हाउसहोल्ड्स एंड कम्युनिटीज इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जनरेटिंग इनकम एंड इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड्स एंड ओवरऑल वेलबीइंग। इनका इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में जो भी काम करती हैं वो अपना 100% देने के बाद उनका हर जगह वो सफल भी हैं। ये ऑन कैसे होगा? वो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब से महिलाओं की भागीदारी समाज में बढ़ गई तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। और आप पेपर में पढ़ते होंगे कि हर जगह, चाहे वो आपका ये पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हो या टीचिंग में हो या और भी कहीं भी आपके जितने भी कर्मचारी हैं, आप देखो, चाहे आप शॉप्स में देख लो या और जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें देख लो या आपके प्राइवेट सेक्टर में भी देख लो या जो स्वयं सहायता जो हैं आपकी चैरिटीज़ हैं उसमें भी आप देख लीजिए तो महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और काम में सफल भी हैं। आप इसी में देखोगे, आप अपना यूट्यूब कभी कोरोना टाइम में आप देखिए कितनी महिलाओं ने अपना ग्रुप्स बना के इस पर काम किया है, लोगों को मास्क बना के देना, उनको उनकी सहायता करना या खाना बना के देना। जिनके घर में सारे लोग बीमार पड़ गए थे उसमें भी उनके परिवार वालों के लिए खाना बनाना या एक साथ कहीं हॉस्पिटल में खाना सप्लाई करना, ये सारे काम में जो है महिलाओं की भागीदारी बहुत रही है। फिर नेक्स्ट है वुमेन इन चेंजिंग सोसाइटी, द रोल ऑफ वुमेन। इसमें है कि कैसे, इसमें 3 तरह में हमने बांटा है कि ये 3 तरह से मेन रोल अपना ये भूमिका अदा करती हैं। उसमें पहला है एज एजुकेटर, ठीक है। एजुकेटर शिक्षक तो मान लो शिक्षा दे रहे, शिक्षक तो है ही हैं, लेकिन वो घर में भी एज ए शिक्षक के रूप में काम करते हैं। और होम साइंस पढ़कर तो वो आपके हर फील्ड में आपको खाना कैसे खाना है या क्या नहीं खाना है, घर में कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे बच्चों की हो रही, वो सारे तो एक एजुकेटर के रूप में वो काम करती हैं। दूसरा है इन अ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब होता है कि किस तरह से जो जहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उसमें आप देखो कि बहुत सारे, जैसे नर्सेस को ले लो
इस कोरोना टाइम में जितना भी काम नर्सों ने किया है वो आप सब देखे हो कि कितना उन्होंने 100% दे के पूरा काम किया। तो महिलाओं की संख्या, चाहे वो खाना टिफ़िन भेजने में या मास्क बनाने में, गांव-गांव तक में अंदर जाके देखने को मिला कि वो लोग के पास, वो लोग मास्क बना के मार्केट में या फ्री में ऐसे ही उन्होंने बांटा है। तो इसमें मतलब जितना भी कार्य क्षेत्र में या जितना उसमें आपको देखने को मिलेगा वो अब बहुत मिलता है, चाहे वो शॉप्स में हो या किसी भी फील्ड में काम करने में, इसमें महिलाओं की संख्या अब जो है वो बढ़ गई है। फिर है ग्लोबल वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब कितने भी देखो स्वयं सहायक जो अपना चैरिटी करते हैं या अपनी ग्रुप्स बनाते हैं, और जैसे यहाँ भी अपराजिता चलता है, तो इसमें वो लोग गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे राखी का बाजार लगाए तो सस्ते में वो लोग कुछ भी इकट्ठा करके और रॉ मटेरियल से, और इस तरह से ये लोग पूरा मतलब वैश्विक स्तर पर भी पहुंच गए हैं। राजस्थान की एक महिला थी, उसका देखा था तुम लोग ने, केबीसी पे आया था, वो केवल 10 महिलाओं को लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो ग्लोबल लेवल तक पहुंच गई है। तो वहाँ पे जो आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरीज पढ़ी है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, तो राजस्थान का और उधर की एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पे करके जो रंगाई छपाई इस तरह से करके वो पूरा मार्केटिंग पहले अपने गांव से शुरू किया, फिर धीरे धीरे शहर में आए, फिर ऑल इंडिया में चला गया उसका, फिर अब जो है वो बाहर जाके भी अपना पूरा अपना प्राइवेट, ऐसे नहीं कि किसी की सहायता, उसको गवर्नमेंट से सहायता लोन मिलता है, पैसा लोन लेके अपना काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो इस लेवल पे पहुंच गई। तो महिलाओं का हर जगह जो है वो भागीदारी जो है वो बढ़ गई है। अब है होम साइंस एज टूल फॉर परफॉर्मिंग रोल ऑफ वुमेन इन चेंजिंग सोसाइटी डेवलपमेंट। अब ये जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो सोसाइटी डेवलपमेंट में किस तरह से सहायता करता है, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ और मतलब सबसे भाई आपको अगर अच्छा स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी, और हमेशा कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। ठीक है, और वेलबींग मतलब आप स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको फिजिकली भी स्वस्थ होना और मेंटली भी, कि हम स्वस्थ हैं पर आप अगर में कोई आगे किसी की प्रॉब्लम है हम नहीं देख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी की सहायता के लिए हाँ, मतलब इस तरह से लोगों की हम सहायता करें, और स्वस्थ जब तक मेंटल लेवल पे स्वस्थ नहीं होंगे तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, फिर दूसरा है एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो होम साइंस जो है वो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी काम करती है। कैसे? तो इतने सारे फील्ड्स हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि आपका चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, और ह्यूमन डेवलपमेंट का हो, वो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग फील्ड में आगे इसमें हम बताएंगे, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि उससे आप कुछ भी कमा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, और ऐसी चीज़ें बना के मार्केट में बेच सकते हो जिससे हम जो घर की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा पाएँ। फिर थर्ड है इनबैलेंसिंग ड्यूअल टास्क ऑफ डे होम साइंस वर्क एज अ टूल। कि भाई हम लोग दिन भर में हम लोग 2 तरह की जिम्मेदारियां निभाते हैं, एक बाहर की और एक घर की। कितना भी हो आप घर आपसे नहीं छूटता है, वहाँ भी अगर आपने मेड रखी है लेकिन मेड को बताने का काम आपका होगा, तो आप उसको किस तरह से, घर में हस्बैंड है या 2 तरह की फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर एक जॉइंट। अब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, तो ज़्यादा न्यूक्लियर हो गया है तो उससे क्या है, काम करने पहले क्या होता था जॉइंट फैमिली रहती थी, अगर घर में से कोई निकल के आए तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर काम करने के लिए प्रेजेंट होता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, बच्चे हैं हस्बैंड है, और कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति है कि अगर दोनों 2 जगह जॉब कर रहे हैं तो हस्बैंड भी अलग और वाइफ भी अलग,
तो अब इसके साथ बच्चों के साथ मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ये टास्क जो है अगर होम साइंस हम पढ़े हैं तो हम उसको मैनेज करना ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक को डिटेल करेंगे कि हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें 2 पॉइंट्स मेन आते हैं आपका, एक आता है न्यूट्रिशन और दूसरा आता है मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशन अगर आपका अच्छा है उसमें कि उसका फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है उसको, अब न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, फूड पढ़ा, हेल्थ पढ़ा और न्यूट्रिएंट्स पढ़े। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और किस खाने का जो, और कुकिंग मेथड्स पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें मेथड, ऐसा नहीं कि खाने में हम सामान ले आए और उसको इस तरह से पका दिया कि उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। और फिर जो उसमें किसकी कितनी आवश्यकता है, घर में बच्चे भी हैं, ओल्ड एज ग्रुप भी है, एडोलेसेंट भी है, तो ये सारी चीज़ें होम साइंस से ही हम पढ़ के अच्छा, और आपका कितना भी आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हो लेकिन आपको खाना तो खाना ही है, घर में रहना है और कपड़ा भी पहनना है। मेथड अच्छा नहीं होता है तो न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाती है खाने में। तो उसका हमारे खाना पास ना खाना एक बराबर, बॉडी वो को नुकसान भी उसकी होता कोई वैल्यू जब नहीं है और आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, आप कम दे रहे हो, तो दोनों ही तरीके से बीमारी होगी। है। Yes, ma'am. तो फिर तो कोई फायदा नहीं रहेगा। बीमार पड़ा व्यक्ति तो हमारा फिजिकल हेल्थ तो गया, और मेंटली भी खाना जो है वो कैसे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। मैम अगर अच्छा खाना है, देखने में अट्रैक्टिव है, तो लाइक भूख अपने आप आती है, ये भी एक मेंटली हो गया। तो इसमें कुछ हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं कि हमको क्यों अच्छा लगता मैम है। अच्छा खाना खाते हैं तो हम चीयरफुल रहते हैं। एनर्जेटिक इसका मेन कारण क्या है? मैम अंदर से बॉडी साइकोलॉजिकल मैम, अगर बॉडी हमारी अंदर से हेल्दी होगी तो हम मेंटली भी खुश रह पाएंगे। अगर हम अंदर से हेल्दी नहीं है तो मेंटली हमारा वो तो ये तो बात की चीज़ है ना, खाना हमारे सामने आया, यस मैम, आपका सर्विंग भी पढ़ते हो, Yes, ये ma'am. कुकिंग मेथड्स तो है ही, उसके बाद आपका सर्विंग serving important है। मेन सर्विंग। आप मैम फर्स्ट इंप्रेशन सर्विंग होता है। हाँ भाई, आपके सामने खाना है, होटल में क्यों बच्चे जाना चाहते हैं? मैं क्योंकि सर्विंग वहाँ की की सर्विंग अच्छी होती है। Effective। लेकिन घर में भी हम लोग कर सकते हैं। Yes, आपको इसीलिए प्रैक्टिकल्स में सर्विंग सिखाई जाती है कि आप इस तरह से, ठीक है खाना नॉर्मल ही हो, दाल चावल सब्जी रोटी हो, और अक्सर होता है कि एडोलेसेंट और छोटे स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं वो ये दाल आम जो हम लोग रोज़ खाते हैं जो ज़रूरी है हमारे लिए, वो नहीं खाना चाहते, तो उसको हम किसी दूसरे रूप में बना के और अच्छे से प्रेजेंट करें। जब खाने का जो स्मेल होती है और जो प्रेजेंटेशन होता है उससे हमारे अंदर सिक्रीशंस होते हैं, आप जानते हो कि लार बनती है और ये पाचन में सहायक होती है। तो जब उसको देख के, उसको स्मेल करके हमारी बॉडी में ऐसे सिक्रीशन होते हैं जो भोजन को जल्दी पचाते हैं। तो यही मेन कारण है। अच्छा लग रहा है कुछ नहीं, आप दूसरे कमरे में बैठे हो, किचन में खाना पक रहा है, स्मेल आपको इतनी तेज आती है कि आपको लगता है बहुत तेज भूख लगती है। मन नहीं है मैम, फिर भी मन हो जाता है लेकिन खाने का। और अभी बता दिया जाए कि घर में खिचड़ी बन रही है तो आप मेन्यू कहेंगे लिखे हमें हुए भूख नहीं लग रही, हाँ। खाना नहीं खाओ। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं, तो और उससे सिक्रीशंस होते हैं, तब जाके हम लोग खाना जब खाते हैं तो हमारे लोग जानते हो खाना जो है मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। Yes, ma'am, सलाह। तो वो स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है, और बिना मन के आप खाएंगे तो आपकी भोजन नहीं पचेगा और उससे फिर कुछ कुछ बीमारियां होंगी। और आप बहुत सारे, आप जब आप भी कभी आप मूड चेंज करना होता है, आप होटल में क्यों जाते हो? कि आपको अगर कोई स्ट्रेस है कुछ है तो आप वहाँ जाके खत्म हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो, वैराइटीज फिर और इतनी फूड की वैरायटी आ जाती है। हो सकता है वो चीज़ आप घर में भी उतनी ही अच्छे से बना लो, लेकिन आप वहाँ जाके उसका, चाहे वहाँ का लोकेशन हो या आप जहाँ बैठ के खा रहे हो, उससे आपकी जो स्ट्रेस है वो पूरा का पूरा निकल जाता है और आप वही चीज़ आप ज़्यादा खा के आते हो। घर में होते शायद अगर किसी से, मान लिया आप जब वर्किंग प्लेस में कोई लड़ाई हुआ या कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपको बहुत स्ट्रेस है, या घर में है, तो सबसे पहले क्या होता है कि खाना छूटता है।
तो इसको अच्छा करने के लिए आपको पता है कि हम किस तरह से कौन सा ऐसा कुछ मनोरंजन का करें या इस तरह से कुछ वो खाने में कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं। कभी भी मदर को देखो या जो महिलाएं, अगर आपका किसी का मूड चेंज करना है तो हम अच्छी चीज़ें क्यों बना देते हैं कि वो थोड़ा सा उस चीज़ को भूल जाए और इस चीज़ में लग जाए। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए। फिर है मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैनेज करते हैं या घर को मैनेज करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो ग्रेडिंग का रोल, हाँ जो ग्रेडिंग होती है उसका रोल सबसे हाँ ज़्यादा ग्रेडिंग का important है। तो इसमें होम साइंस कैसे आपका काम करेगा? मैम लाइक घर है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखाना है, ये एक मैनेजमेंट या खाने तो के इसमें तो सबसे हम लोग को हर कोई भी समस्या आती है तो हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस लागू करते हैं। इसमें प्रोसेस तो प्रोसेस में क्या है? मैम अपने जो हमारा बजट है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका इतना अच्छे तरीके से यूज़ करें हम हाँ कि सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो पाए और हम कुछ अपने इमरजेंसी के लिए ये बचा भी बचा। पाए। तो इसमें जो है मैनेजमेंट प्रोसेस में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, प्लानिंग प्रोसेस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन। और फिर ये प्लानिंग पर पहुंच जाता है। ये आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है। आप किसी तरह का भी मैनेजमेंट करो, चाहे वो आपका मनी मैनेजमेंट हो, चाहे आपका टाइम मैनेजमेंट हो या एनर्जी मैनेजमेंट हो, ये 3 मेन है आपके। और इसी को पूरा करके आप जो है एक घर बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो कोई भी काम करना हो, आपको खाना ही हो तो आप प्लानिंग करते हो, कॉलेज जाना है आप प्लानिंग करते हो, फिर उसके बाद आप उसमें प्लानिंग में जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती हैं। फिर कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। तो उसमें जिस तरीके से हमने सोचा था वो काम करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकें। फिर आता है आपका इवैल्यूएशन में है कि आप जो भी काम, जो प्लानिंग हमने सोची थी, जब वो काम खत्म हो जाता है तो ये इवैल्यूएशन जरूर करना चाहिए कि हमने वो काम कितनी अच्छे से पूरा किया और क्या क्या कमियां रह गई जो हम इस काम को करने में रह गए। ताकि और फिर उसके बाद जब आगे का फिर से प्लानिंग करोगे, क्योंकि हमारा जब तक जीवन है ये मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, चाहे वो आपका एनर्जी मैनेजमेंट हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो या आपका मनी मैनेजमेंट हो। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा मनी मैनेजमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट। समय 24 घंटे का है, 24 घंटे का समय सबके लिए है। आप चाहे भी 24 घंटे को किस तरह से यूज़ हम कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसी 24 घंटे में कोई बहुत चीज़ें अचीव कर लेता है और 24 घंटा कोई सो के भी गुजार सकता है। तो ये मैनेजमेंट जो है प्रोसेस हमको हेल्दी रहने के लिए और अपना घर अच्छे से चलाने के लिए ये मैनेजमेंट प्रोसेस हर जगह होना चाहिए। आप ये अपने लाइफ में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आपका मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा है तो आपकी लाइफ जो है हमेशा स्मूथ चलेगी। आप कभी किसी के घर में जाते हो, पहला कदम ही रखते लगता है कि नहीं, मतलब इनका जो है मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कुछ सामान यहाँ बिक रहा, कुछ यहाँ बिक रहा, कुछ यहाँ बिक रहा। लेकिन आप किसी के घर में पहला ही कदम रखते हो तो आपको नीट एंड क्लीन कोई चीज़ अपनी जगह से इधर उधर नहीं दिखाई देती, तो आपके मन में क्या आता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जो भी है वो बहुत बढ़िया है। और इस तरह का मैनेजमेंट तब हो सकता है जब आप अपने सारे रिसोर्सेज का यूज़ करें। मैम लेकिन एक ये भी था रीज़न कि आप नॉलेजेबल हो, आपके अंदर नॉलेज होगी तब आप। तो ये हम होम साइंस के ही तो कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि होम साइंस में आपको हर चीज़ बताई जाती है कि आप जो है कैसे आप
मनी मैनेजमेंट करें, कैसे एनर्जी मैनेजमेंट करें और कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, तभी जो है एक अच्छे से हमारा जो हेल्थ है और हम अच्छी तरीके से वेलबींग मतलब रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट का ये इसका प्रिंसिपल है कि वहाँ आपके यहाँ माने हर व्यक्ति जो है वो खुश रहना चाहिए। पता चले कि एक कमरे में जाके वो सुबह से पड़े हैं नाराज, तो वो चीज़ वो आपका तब घर का वातावरण जो एनवायरनमेंट जो मैंने बोला वो गड़बड़ हो जाएगा। घर का एक भी मेंबर अगर खुश नहीं है तो वहाँ पे सबको पूरा वातावरण गड़बड़ होता है। जैसे आप कॉलेज ही आ रहे हैं या रास्ते में आपको यहाँ आना है, रास्ते में कुछ कोई बात हो गई या किसी ने कुछ कह दिया या रास्ते चलते तो आपका दिमाग गड़बड़ हो जाता है, फिर आप जहाँ पे जा रहे हो आपका मन नहीं लगता। तो इसी तरह से घर में भी अगर किसी ने कह दिया हम खाना नहीं, आज गुस्सा है खाना नहीं खाएंगे, तो सब लोग लग जाते हैं उसको मनाने में, तो सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये आज खाना क्यों नहीं खा रहा या आज ये पढ़ाई में या तो ये तो मैनेजमेंट में भी कि हर व्यक्ति घर का प्रत्येक सदस्य जो वो संतुष्ट हो हमेशा, मतलब एकदम की सारी आवश्यकताएं पूरी जरूरी नहीं हो लेकिन उसको संतुष्टि प्रदान करना ये आपका काम है। तो होम साइंस में डिसीजन मेकिंग है कि आप जितना ये जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग और इवैल्यूएटिंग कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। कि आप कहीं भी अगर जब और डिसीजन लें तो वो सही होता है तो हर आदमी खुश होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एडोलसेंट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनको कोई भी काम बोलते हैं तो उनको तुरंत पूरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें जो है उनकी आवश्यकता पूरी कर दें। तो लेकिन डिसीजन मेकिंग में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं कि आप उनको समझाइए, आप अपने अनुभव को उनको बताइए कि आप अगर आप अपनी बातों से उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो अगला भी सेटिस्फाई हो जाए। एक बार में नो कहना वो गलत हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है या स्कूल गोइंग है, उसने किसी बच्चे के पास देखा कोई सामान हमें भी चाहिए, अब आपकी कैपेसिटी आपके पास पैसा नहीं है कि हम उसको खरीद सके, तो ये मदर का काम होता है कि वो मदर या फादर का कि वो उस बच्चे को कैसे सेटिस्फाई करें। बहुत समय ऐसा होता है कि हम जब कोई सामान नहीं दिला पाते तो हम उसको बोल देते हैं ठीक है अगले महीने अभी इससे काम चला लो, अगले महीने तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो वो बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है कि हमको अगली बार मिलेगा। तो ये काम किसका है, ये घर के मदर फादर का है। तो अगर होम साइंस में आपको इस तरह के स्टेप जब डिसीजन मेकिंग पढ़ाए गए कि कौन कौन से स्टेप होने चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स में नहीं है, स्टेप्स नहीं मालूम है कि नहीं, अगर पता चलता है कि जो पावरफुल है या जिसका मैंने घर में ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे जिनका ही चलता है या जो मैनेजमेंट करता है या मदर या फादर, लेकिन जहाँ पे मदर फादर दोनों का ही सहभागिता बराबर से होगी वहाँ पे खुश रहेगा दोनों लोग। लेकिन अगर यहाँ पर केवल मान लो ठीक है जैसे दादाजी हैं, उनका है कि अब वो जो कह दिए वही होगा, बहुत जगह आता है। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन जहाँ भी फैमिली एक साथ रहती है वहाँ पे जो सबसे बड़ा होता है उसी का कहना माना जाता है। उन्होंने कहा यस तो यस, अगर नो कह दिया तो नो। लेकिन घर में बच्चों को समझाने के लिए आपको उसके लिए उसको बातें समझनी पड़ेंगी और उसको समझानी भी पड़ेगी, तभी जो है एक घर जो है वो अच्छा रह सकता है। फिर नेक्स्ट है एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, कि किस तरह से होम साइंस पढ़ के या होम साइंस सब्जेक्ट जो है वो एक महिला को या घर के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के रूप में भी काम करता है। इसमें अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने दी हुई है, उसमें जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसमें आपको देखिए हॉस्पिटल एंड फिटनेस क्लब में डाइटिशियन, कम्युनिटी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट मिल सकती है, कितनी सारी चीज़ें पढ़े होते हो। फिर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं, फूड सर्विंग इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हैं, जैसे होटल्स हुए, रेस्टोरेंट हुए, रेलवे हुआ, इसमें भी पोस्ट डाइटिशियन की आती है, उसमें आप काम कर सकते हो। फूड साइंटिस्ट होते हैं और टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग तो मतलब ब्रांच हो, अभी तो जैसे आप लोग या तो जनरल में होम साइंस में किए हो या स्पेशलाइजेशन, तो टीचिंग प्रोफेशन तो इसके लिए हर ही उसमें है, पर न्यूट्रिशन के फील्ड में आप यहाँ पर
सर्विस कर सकते हो। अगर नहीं भी है, अगर आप किसी गवर्नमेंट में नहीं, तो आप अपना सेल्फ भी खोल सकते हो। आजकल देखिए कैंटीन सिस्टम बहुत चल रहा है, टिफ़िन सिस्टम चल रहा है कि कहीं हॉस्टल में है तो आप प्रिपेयर करके उन बच्चों के लिए दे सकते हैं, या कैंटीन, खुद की कैंटीन खोल सकते हैं और वहाँ पे फूड जो है सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। फिर है एम्पावरमेंट, उसी का है नेक्स्ट जो है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में क्या क्या पढ़ते हो आप लोग कि रेशा कहाँ से आया, उससे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, मतलब पहले धागे का निर्माण कैसे होता है, फिर कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, फिर फिनिशेस हैं, फिर कपड़ा जब पूरा तैयार हो गया तो मार्केट में जब आता है और उसे गारमेंट्स कैसे बनते हैं और गारमेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को पता होता है कि आप कौन सा कपड़ा, क्योंकि जैसे मार्केट में जाओ सिल्क, तो वो हर चीज़ को सिल्क बोल देंगे, लेकिन प्योर सिल्क क्या है वो आपको पता है, मिक्सचर क्या है वो आपको पता है। तो इसमें जैसे आप, और आपने पूरा क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ा हुआ है, आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर सकते हो। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जो कपड़ा बनता है ना उसकी डिज़ाइनिंग होती है, और जैसे अलग अलग आप स्टेट्स का पढ़े होंगे, टेक्सटाइल आप पढ़े हो, जैसे पटोला है, हाँ, और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज भी पढ़े हो। तो हर स्टेट की आपका टेक्सटाइल भी अलग है और एम्ब्रॉयडरीज भी अलग अलग है। फिर है केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, कि कैसे हम किसी भी कपड़े की उसको कैसे केयर करनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कैसे हो, क्योंकि ऐसे में बहुत महंगे भी कपड़े आते हैं और सस्ते आए या महंगे आए, लेकिन हम लोगों को उसको ऐसा नहीं कि एक दिन पहना और फेंक दिया। और अलग अलग आपको मौसम में आपको कौन कौन से कपड़े की ज़रूरत होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हर मौसम में क्लाइमेट चेंज होता रहता है, यहाँ पर गर्मी, बरसात, जाड़ा सब आते हैं, तो आपको हर उसके लिए, हर सीज़न के लिए आपको कपड़े जो है वो अलग अलग लेने पड़ते हैं। फिर है ट्रेडिशनल गारमेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज। ट्रेडिशनल गारमेंट्स वो जो हर स्टेट के अपना अलग अलग है, और जैसे शादी ब्याह में आप देखो तो लोग ट्रेडिशनली पहनना पसंद करते हैं। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो फिर से हम लोगों का ट्रेडिशनल गारमेंट जो है फिर से आने लगे हैं, और जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हैं उसको आप देखोगे कि जो नए कपड़े बन रहे हैं उस पर एम्ब्रॉयडरीज की फिर से डिमांड आ गई है। तो होम साइंस पढ़े हो, बहुत सारे जैसे जो बड़े बड़े टेलर्स हैं वो एम्ब्रॉयडरीज करने के लिए लोगों को रखते हैं और वो एम्ब्रॉयडरीज करते हैं और उसका पेमेंट उन्हें आराम से मिलता है। आप घर में भी खोल सकते हो, बुटीक खोल सकते हो, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, या फॉल है, पिको है, जो भी आपने जितने भी गारमेंट सीखे हैं वो बना के अपना काम कर सकते हो और घर में मतलब फाइनेंशियल आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम पहले चाइल्ड डेवलपमेंट था, अब उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कर दिया है। क्या कारण है, कुछ बता सकते हैं? मैं पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ बच्चों का ही देखा जाता था, और ह्यूमन में क्या है कि बिफोर बॉर्न से लेके ओल्ड एज तक का कंप्लीट। पहले क्या था कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है, तब समस्याएं कम होती थी। लेकिन अब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होने लगी, और जो एक एज था, जो डेथ का एज था, वो अब बढ़ गया है। अब आपको ओल्ड एज पीपल, क्योंकि लोग इतना जागरूक हो चुके हैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, कि अब जो है वो एज जो 60-65 था वो अब पहुंच गया है 75 to 80। अब बच्चे लोग बाहर चले गए, मदर फादर रह गए। अब वो जब ओल्ड एज में आते हैं तो उनकी बहुत सारे जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं वो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर वैसे ही हो जाता है जैसे छोटे बच्चों की देखरेख की जाती है, वैसे ही जो है ओल्ड एज में भी करनी पड़ती है। उनमें बहुत सारी समस्याएं, भाई धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत है, और इस सब माने जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही कि उनकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं मिलता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से कहें। ठीक है, तो आप लोग भी अगर घर में कोई होगा या बड़े बुजुर्ग या आसपास भी देखते होंगे तो उनको सबसे ज़्यादा एकाकीपन खल रहा है, क्योंकि और सब जब तक आदमी ठीक रहता है तब से आज जैसे जो बाहर नौकरी कर रहा है तो आप उनको घर में नहीं मिले, लेकिन चार उनको बाहर जहाँ काम कर रहे हैं वो लोग मिल जाते हैं, हम अपनी
प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि घर बच्चे भी बाहर हो जाते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं रह जाता, और बहुत सारी बीमारियां केवल प्रॉब्लम शेयर करने से भी अपनी ख़त्म हो जाती है, अपने मनपसंद का खा नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो है अब ज़्यादा होने लगी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली अब ज़्यादा हो गई है। तो इसमें आप स्पेशल चाइल्ड केयर के लिए आप क्रचेस खोल सकते हो और काउंसलर बन सकते हो। काउंसलिंग में आपको चाइल्ड काउंसलिंग अलग और पेरेंट काउंसलिंग अलग। आप इस समय समस्याएं कितनी देख रहे होंगे, जो एडोलेसेंट ग्रुप है रोज ही कुछ ना कुछ सुनते होंगे। अपना साइबर क्राइम देख लो, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है एडोलेसेंट ग्रुप का आ रहा है कि ये जो आपका इंटरनेट से बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि उतनी जानकारी नहीं होती, इनोसेंट होते और लेकिन क्राइम में फंस जा रहे हैं बच्चे। तो उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, काउंसलर बन सकते हो। और ओल्ड एज केयर, इसके लिए भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। अपना कोई ऐसा माने संस्था खोल सकते हो जिसमें ओल्ड एज वालों को आप बुलाओ, उनका क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसे वो अपना टाइम एक्सपेंड करें। भाई उनको कुछ ना कुछ चीज़ें वो किस लेवल पे कर सकते हैं, कुछ योगा है, कुछ उनको डाइट का, कुछ मतलब न्यूट्रिशन का एजुकेशन, इस तरह के आप बोल सकते हो जिससे उनकी भी पूरी मदद हो सकती है। फिर है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। फैमिली रिसोर्सेज में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, एक तो हाउसिंग हो जाता है आपका, और दूसरा आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, दो पार्ट में होम मैनेजमेंट बटा है। तो हाउसिंग में आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो, लेआउट करना, प्लानिंग कैसे, जैसे जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं वो तो उनको खरीद दिए, उस मकान में आप किस तरह से कमरे का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप किस तरह से किचन डेकोरेट करें, तो ये सारे उसका लेआउट बना सकते हैं और इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं। आजकल फ्लावर्स का बहुत चल रहा है कि आप जो बहुत सारे फ्लावर्स और किस तरह से डेकोरेट करें घर में। कोरोना के बाद तो बहुत हो गया ना कि प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स घर में कौन कौन से प्लांट्स लगते हैं, आप बाहर कौन कौन से लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा ऑक्सीजन जो है वो हमको घर के अंदर भी मिल पाए। क्या हो गया कि पहले तो बड़े बड़े घर रहते थे, लेकिन अब घरों का जो एरिया है वो धीरे धीरे सिमट गया है। अपार्टमेंट्स देखो, कितने अपार्टमेंट्स हो गए हैं, तो अब उनको नीचे तो जगह मिलती नहीं, गार्डन एरिया ख़त्म हो गया, तो वो थोड़ी बहुत गार्डनिंग या प्लांट जो है वो अपने घर के अंदर लगाएं। तो इस तरह के भी सजेशन जो है आप लोग, वेस्ट मटेरियल भी, हाँ, तो वो इंटीरियर डेकोरेशन में आ जाता है। आपका रॉ मटेरियल हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, और आपका जो फ्रेश अरेंजमेंट्स है वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर है प्लानर बन सकते हो। प्लानर में वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है कि आप भी किसी को नहीं पता होता कि हम किस तरह से अपना जो काम कर रहे हैं उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करें जिसमें हमें थकान ना हो, कम समय और कम ऊर्जा का खर्च हो, और काम अपना काम घर में भी ही आप, अच्छी क्वालिटी का करें, और घर के अंदर ही आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि आप इस तरह के चेंज करें तो हमारा एनर्जी भी कम लगेगी, हमारा मनी भी कम लगेगा, और हम थकेंगे भी कम, समय भी कम लगेगा। फिर है सिलेक्शन एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, जिसके लिए भी आप बता सकते हो, कुछ अप्लाई खोल सकते हो कितने, क्योंकि इक्विपमेंट्स खरीद तो लेते हैं लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि इसका हम केयर और जो भी अगर हमें किसी काम के लिए लेना है तो उसका सिलेक्शन कैसे करें और उसकी देख रेख कैसे करें, और डिसीजन मेकिंग। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ को डिसीजन मेकिंग इसलिए ज़रूरी कि हमारा पैसा लगता है, कोई भी काम करने जाते हैं पैसा लगता है, लेकिन वो पैसा सही जगह कैसे लगे, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग सही होगी तभी। क्योंकि बहुत सारे घरों में आप देखोगे कि सामान खरीद लिया कुछ भी, तो वो पता चलता है एक जगह डंप हो गया, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दी पर उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ बताना कि कौन सी चीज़ हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से बता सकते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हो। फिर है एक्सटेंशन एजुकेशन। अब एक्सटेंशन जो है होम साइंस में एक्सटेंशन एजुकेशन क्यों लाया गया? मैम उसका ये रीज़न था कि पहले के टाइम पे लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था, और डेवलपमेंट क्या की जैसे फील्ड है, खेत में काम करना है, तो उसकी नॉलेज नहीं थी।
इसलिए फिर जो बड़े हैं उन लोगों को पढ़ने की इच्छा है और लेकिन वो बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते एक शर्म या हेजिटेशन की वजह से, इसलिए फिर एक्सटेंशन एजुकेशन को लाया गया कि आप जिस जगह पे हैं आपको वहाँ जाके वो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके लिए यूजफुल है। लाइक लेकिन इसमें एक चीज़ गलत लोग बोल रही हो, एक्सटेंशन में हम शिक्षा नहीं देते, प्रसार है। अच्छा हाँ, वो कोई नॉलेज को प्रसार है कि जैसे जो चीजें हमको पता है वो फैलाना, yes ma'am, sorry। वो चीजें हम और लोगों को जागरूक कर बढ़ावा दे सकते हैं ताकि उनका भी कम्युनिटी को फायदा हो सके। इसलिए हम लोग जो एक्सटेंशन इसलिए लाया गया है कि आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जो खेत में काम कर रहा है उसको कहो कि चलो ABCD क पढ़ो तो वो नहीं पढ़ेगा। तो ये हमारी उस शिक्षा से अलग है कि जो काम जिस लेवल पे जो कर रहे हैं उसी के बारे में और जानकारी उनको देना। अगर खेती कर रहे हैं तो उनको और अच्छी जानकारी देना, जिससे वो भाई खेत अगर इतना है तो खेत वो हर रोज नहीं खरीद सकता, उसको इतने ही स्क्वायर फीट के खेत में इतना अच्छी पैदावार करनी है कि उससे ज़्यादा इनकम वो जनरेट कर पाए। तो हमको यही बताना है, एक्सटेंशन इसीलिए लाया गया कि जो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी उन तक पहुँचाने का काम जो है ये एक्सटेंशन एजुकेशन करता है कि किस तरह से हम जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं वो उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो जहाँ पर कम्युनिकेशन की सुविधा ना हो या वहाँ मैंने आने जाने की सुविधा ना हो, उन तक ये एक्सटेंशन वर्कर्स जो है वो जाकर उन लोगों तक ये बातें पहुँचाएं कि आपके लिए ये सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, आप इसको अवेल करो और अपना जो है जो भी रोजगार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छा बढ़ाएं। इसमें आप प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हो सकते हो और साइंटिस्ट हो सकते हो कृषि विज्ञान केंद्र में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में कि किस तरह से बढ़ाया जाए, और फॉर्मेशन ऑफ SHG कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हो और उससे कोई भी रोजगार हम लघु उद्योग कर सकें या कोई भी रोजगार और स्वयं की सहायता हम कैसे करें, ये चीज़ें जो है जाकर लोगों में बता सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है कि इन बैलेंसिंग ड्यूअल टास्क ऑफ अ डे होम साइंस वर्क एज अ टूल। अब इतने सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपने इसमें पढ़े वो किस तरह से एक टूल के रूप में प्रयोग करता है, ये इसी में है कि दो तरह की हम लोग दोहरी जिंदगी जो जीते हैं, एक है हमारा घर और एक है बाहर, और दोनों जगह ही बैलेंसिंग करना है। तो इसके लिए होम साइंस जो है वो बहुत अच्छे एक टूल के रूप में काम करता है कि घर में चाहे वो खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे रहना हो या मैनेजमेंट करना हो, उसको होम साइंस जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं घर और बाहर दोनों में ही। और ये सब्जेक्ट हमारा क्योंकि हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, हमारे दैनिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम एक साइंटिफिक वे में करते हैं और जिससे हमारा ये, अब जैसे मान लो जैसे दो लोग हैं, अब पहले क्या होता था कि घर का काम केवल महिलाएं करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम, मतलब पुरुषों का भी बहुत योगदान होने लगा है। तो ये चीज़ें अगर हमें पता है कि किस तरह से जो है रिसोर्सेज को हम लोग को पूरा करना है, उनको कैसे हमें लागू करना है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे छोटे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने तो वहाँ उनको कुछ काम नहीं देना या बच्चों को कुछ काम नहीं देना। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लो लंच या डिनर लगाना है, तो अगर छोटा बच्चा है 4 साल का है तो उससे इतना ही कह दिया जाए कि आप ग्लास लगा लो, डाइनिंग टेबल पे ग्लास ले जाओ, ये प्लेट्स रखी हैं ले जाओ, ये चम्मच लगा, तो वो खुशी खुशी वो काम करेगा, तो हमारा उतना काम बच जाएगा। या खाना गर्म करना है, उतना सिखा दिया, माइक्रोवेव कैसे चलाना है, प्लेट्स में खाना लगाओ, वो जाके एक बटन ऑन करेगा, वो खाना गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ये चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो एज अ टूल किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, थैंक यू।